मार्केट में कई तरह के चैलेंजेज है, कई तरह की अनिश्चितताएं हैं। उसके बावजूद भी घरेलू बाजार में पिछले कुछ सत्रों से अच्छी रिकवरी लौटी है। लेकिन ओवरऑल बाजार का पिक्चर कैसा दिख रहा है, प्राइमरी मार्केट का पिक्चर कैसा दिख रहा है, और प्राइमरी मार्केट में खास करके एसएमई आईपीओज को लेकर क्या कुछ स्थिति बन रही है, क्या कंडीशंस है, आने वाले समय में कौन कौन सेक्टर ऐसे हो सकते हैं एसएमईज स्पेस से जहां से कई सारी कंपनी आने वाले समय में लिस्ट हो सकती है। तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए स्वप्निल सागर विठलानी साहब है हमारे साथ, क्यूमुलेटिव कैपिटल के को फाउंडर है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल सर, आपने वक्त निकाला है। सर, शुरुआत मैं एक मैक्रो पिक्चर के साथ करना चाह रहा हूं। अभी ग्लोबल सिनेरियो हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से कैसा दिख रहा है आपको? मैक्रो एनवायरनमेंट में हमें लग रहा है कि इंडिया एट द कस्प ऑफ अ ग्रोथ स्टोरी। इंडिया अभी मतलब सब लोगों को चाइना से दिक्कत है, राइट, बट सबको लग रहा है कि इंडिया कैन बी द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। हर कोई ग्लोबल प्लेयर इंडिया के साथ काम करना चाह रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो मेहनत की है पिछले 10-12 सालों में जियोपॉलिटिकल रिश्तों को बनाए रखने में, चाहे वो रशिया हो जो हमें ऑयल सप्लाई करने के लिए रेडी है, चाहे हमें कोई और जैसे यूएस है हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए रेडी है, अक्रॉस द जोग्राफीज, राइट राइट, मतलब हर हर एक दिशा में, हर एक सेक्टर में। जैसे ताइवान के साथ, या जो अभी चिप का, मेरे को एग्जैक्ट वो चीज ध्यान नहीं है, बट अभी जो चिप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहाँ पे अहमदाबाद में बड़े स्केल में मैन्युफैक्चरिंग और उनके लिए पार्टनरशिप्स हो रहे हैं, उसमें हमें लग रहा है कि इंडिया का बहुत बड़ा रोल होगा इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ अक्रॉस ग्लोब। सर, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी समझते ही हैं और साथ साथ कंपनीज को भी एडवाइस करते हैं, मर्चेंट बैंकर भी है। एफआईआईज की जो बेरुखी है काफी लंबे समय से चल रही है, इसके पीछे के फैक्टर क्या, आप क्या मानते हैं? आपको क्या लग रहा है, कैसे उनकी वापसी हो सकती है? उन्हें कब लगेगा कि इकोनॉमी पे भरोसा है, कब लौटेगा उनका? मतलब एफआईआई का एक नजरिया हमने देखा है कि वो आते भी तेजी से है और जाते भी तेजी से है। अगर उनको इंडिया में अभी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं ग्रोथ को लेके, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करना हो, जैसे कोई कोई भी क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करना हो, सर्विसेज को लेके हो, चाहे एआई में प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेके हो, या डेटा सेंटर्स को लेके हो, जहां जहां पे भी उनको ग्रोथ की विजिबिलिटी आई है जो जो भी कंट्री में, वहां पे वो तेजी से दौड़ के, जैसे पहले उनको लग रहा था कि इंडिया में ग्रोथ है तो उन लोग ने पार्टिसिपेट किया, बट जैसे ही यूएस ने भी अपने ट्रेजरी रेट्स बढ़ाए, जापान ने भी नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, तो सबने विड्रॉ कर लिया। अभी वापस जहां जहां पे भी, फॉर एग्जांपल अभी हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जो जी सेक को लेके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लेके जो उन्होंने छूट दी है, तो उनकी वजह से वापस एफआईआई की रुखी बढ़ गई है। बिकॉज उनको क्या है कि सिक्योर्ड कैपिटल चाहिए, कि भाई जहां पे भी उनको रीजनेबल रिटर्न मिलेंगे, दे आर नॉट, उनको क्या है कि रिटर्न के प्रति इतनी रुचि नहीं है कि भाई मुझे 15% साल का कमाना है, 20% कमाना है। उनको एक सस्टेनेबल, क्योंकि बहुत सारे बड़े एफआईआई है जो पेंशन फंड्स और ये सब है, उनको रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में लग रहा है कि भाई हमारा कैपिटल सेफ रहना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ रहेगा तो कैपिटल सेफ्टी की गुंजाइश है। बिल्कुल। और अभी जिस तरह के चैलेंजेस भी थे, हमने देखा भी एनर्जी प्राइसेस को लेके, करेंसी डिवैल्यूएशंस को लेके, तो तमाम ऐसी चीज़ें थी जो उनको इससे दूर रख रही थी। उन्हें वैल्यू और ग्रोथ नज़र नहीं आ रही होगी। चलिए सर, कुछ सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। कौन से सेक्टर अभी आपको लग रहा है कि जहाँ पे रिस्क अभी ज़्यादा दिख रहा है, वैल्यू कम दिख रही है? हमें जो ओवर वैल्यूड सेक्टर्स लग रहे हैं, उसमें लग रहा है कि जो आईटी सेक्टर में जो सर्विस इंडस्ट्री को लेके था, वहां पे हमें थोड़ा ओवर वैल्यूएशन लग रहा है। भले ही वैल्यूएशंस अभी करेक्ट हुए, बिकॉज जैसे जैसे एआई और प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, वैसे वैसे आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूं, तो पहले हम जितने भी एक्सेल शीट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सब के लिए चाहे बिजनेस प्लान हो या डेटा एंट्री हो, उनके लिए हम पहले आदमी रखते थे जो बीपीओ और केपीओ इंडस्ट्री थी इंडिया में। अभी ओसीआर टेक्नोलॉजी और जितने भी एआई रिलेटेड टूल्स है, जिनसे वही सारी चीजें मिनटों में हो सकती है, तो वहां पे हमें लग रहा है कि जितने भी सर्विस फोकस्ड है और मैन्युफैक्चरिंग में भी जहाँ पे लेबर इंटेंसिव है, वहां पे हमें लग रहा है कि जैसे जैसे रोबोटिक्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो जितने भी लेबर इंटेंसिव वाले सेक्टर है, वहां पे हमें लग रहा है कि थोड़ा ग्रोथ कम आने की गुंजाइश है।
वहां पे वैल्यूएशन ज्यादा लग रहा है। बाकी रियल एस्टेट और वो टिपिकल सेक्टर्स तो सारे है ही है। हमें लग रहा है कि हम बुलिश है कि भाई डिफेंस है, एरोस्पेस है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग है, ये सारे सेक्टर में हमें लग रहा है। और जितनी भी प्रोडक्ट कंपनी है, चाहे वो हेल्थ टेक के रिलेटेड प्रोडक्ट हो, फिनटेक के रिलेटेड हो, ये सारे सेक्टरों में हमें लग रहा है कि तेजी की गुंजाइश है। यहाँ पे भी सप्लाई बहुत ज्यादा है। जैसे एक टाइम पे सोलर पैनल्स में और ईपीसी प्लेयर्स में बहुत सारी डिमांड सप्लाई की गैप थी, बट वहां पे सप्लाई इतनी तेजी से बढ़ गया है कि वहां पे अभी जहां जहां पे बिकॉज द ज्यादातर इकोनॉमिक्स का लो ही काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई। जहां पे सप्लाई ज्यादा है वहां पे प्राइसिंग पावर आपका कम हो जाता है। चलिए अच्छी बात है। तो ये कुछ ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, कुछ ऐसा सेक्टर जहाँ पे आप रिस्क भी आपको लग रहा है। चलिए सर, आईपीओ मार्केट की ओर लौटते हैं। अभी मौजूदा माहौल कैसा लग रहा है आईपीओ मार्केट को लेकर, एसएमईज को लेकर भी और मेन बोर्ड को लेकर? क्या अभी माहौल पॉजिटिव दिख रहा है क्या? हमें लग रहा है कि वापस प्राइमरी मार्केट में लोगों की रुचि आ रही है। जैसे अभी हमारा रिसेंटली एक फर्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ हमारा लिस्ट हुआ लास्ट वीक ही, तो उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है एंड कपल ऑफ एसएमईज आर आल्सो इन पाइपलाइन। तो हमें लग रहा है कि वापस, बट अभी एक चीज है कि जितने भी वैल्यूएशन के मल्टीपल है वो सब मेच्योर हो रहे हैं, रीजनेबलनेस पे आ रहे हैं। पहले जो होता था कि हर आईपीओ चलेगा वैसे वाला नहीं, बट जितने भी स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरीज है जहां पे वैल्यूएशन मल्टीपल रीजनेबल है, वहां पे हमें लग रहा है कि वापस प्राइमरी मार्केट में तेजी आती दिख रही है। सर, एसएमई आईपीओ में को लेकर जिस तरह का पूरा रुझान बना हुआ है, पूरा इकोसिस्टम जिस तेजी से डेवलप हुआ है, क्या लग रहा है आने वाले समय में ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा होने वाला है? कौन कौन से ऐसे सेक्टर आपको दिख रहे हैं जहां पे आपको लग रहा है आने वाले समय में इन सेक्टर से बहुत सारी कंपनियां लिस्ट होने के लिए तैयार हैं? हम एसएमई आईपीओ या कोई भी आईपीओ को हम दो पार्ट्स में देखेंगे। एक है स्ट्रक्चरल एंड एक है स्पेक्युलेटिव। कि जो लोग जीएमपी को देख के या नंबर ऑफ टाइम्स द इशू को, मतलब जो इशू कितने टाइम भर रहा है वो देख के इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम स्पेक्यूलेशन में कैटेगराइज करेंगे। एंड बाकी हम सोच रहे हैं कि जहाँ पे भी ग्रोथ इनिशिएटिव है वहां पे हम सोच रहे हैं कि भाई वो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, कि जहाँ पे भी ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज ऑन अ रीजनेबल टर्म्स एंड सस्टेनेबल है, रादर देन रीजनेबल सस्टेनेबल है, वहां पे हमें लग रहा है कि कंपनी ज्यादा परफॉर्म करेगी। एंड सेक्टर में हम पर्टिकुलरली देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोल रहे हैं कि एआई सबसे बड़ा प्लेयर बनेगा या एआई इंडस्ट्री सबसे बड़ी प्लेयर बनेगी, तो हम उसमें देखते हैं कि भाई उसके लिए आपको डेटा सेंटर भी लगेंगे, उसके लिए आपको पावर भी लगेगा, उसके लिए पावर एंसिलरीज भी लगेंगे, केबल्स भी लगेंगे। तो ये सारे सेक्टर्स हम देखते हैं जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं। कि जो प्राथमिक होते हैं उनको हम बोलते हैं कि भाई उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ और सबसे ज्यादा आएगी, बट वो मेच्योर होते जाएंगे फास्ट। बट उनकी पूरी जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा हमें ग्रोथ की संभावना लग रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि भाई कोई भी बोलेंगे एरोस्पेस इंडस्ट्री है, जो हवाई जहाज बनाते हैं या डिफेंस में कोई मशीन गन बनाते हैं, आर्टिलरी गन बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके जो सप्लायर्स है या उनका जो इकोसिस्टम है, जैसे एक एरोप्लेन बनाने के लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग पार्ट्स लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगती है, पूरा इकोसिस्टम जो है उनका, उन पे हमें ज्यादा संभावना लग रही है ग्रोथ की। सर, एक इन्वेस्टर्स के लिहाज से जो अगर एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसएमई कंपनी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो किन किन रेड फ्लैग्स का ध्यान उन्हें देना चाहिए? क्योंकि हाल के दिनों में कई बार वैल्यूएशंस को लेकर भी काफी सवाल उठे, तो क्या क्या देखना चाहिए इन्वेस्टर को? कई मतलब रेड फ्लैग्स तो बहुत सारे होंगे। एक तो आपको स्पेक्यूलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट नहीं करना है। आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए इन्वेस्ट करने की। आप उनका डीआरएस भी पढ़िए, फाइनेंशियल्स पढ़िए, बट जो की रेड फ्लैग्स है जो हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को देने चाहिए, एक है कि सडन जंप इन द रेवेन्यू इन द ईयर ऑफ आईपीओ। जो साल में आईपीओ आ रहा है वही साल में रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सारे जंप होते हैं। कुछ चीजों को लेके हम मान सकते हैं कि भाई स्ट्रक्चरल चेंजेस
हो रहे हैं इकोसिस्टम में, कंपनी होती है, उसमें लोग टैक्स प्लानिंग और वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। बट एक सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग, जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू बढ़ गया, बट साथ ही साथ आपके डेटर्स जो रिसीवेबल है वो भी बढ़ गए, वो हमारे लिए एक रेड फ्लैग है। दूसरा, जो प्रमोटर एग्जिट ले रहा है, चाहे पार्ट हो या कैसे भी हो, अभी एसएमई आईपीओ में तो हालांकि रेगुलेटर ने और वो सबकी लिमिट कर दी है कि प्रमोटर एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर एग्जिट नहीं ले सकता एज अ पार्ट ऑफ। कि आपने जितने भी रेड फ्लैग्स है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात हो या प्रोमोटर अगर वहां से एग्जिट लेना चाहते हैं, हालांकि उसकी लिमिट भी सेबी की तरफ से लगा दी गई है, और कंसिस्टेंट उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये नहीं कि लिस्टिंग से ठीक पहले वाले साल में अचानक से उनके रेवेन्यू ज़्यादा दिखने लगे, और साथ साथ उनके डेट के लेवल्स भी देखिए, क्या रिसीवेबल्स है वो देखिए, डेटर्स की कंडीशन किस तरह की हो रही है, तो वो सब देख कर ही आप यहाँ पर प्राइमरी करें। रिलेटेड पार्टी, हाँ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, कैसे हुए हैं, उस पर भी एक ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो इन्वेस्टर्स को तो आपने काफी गाइड कर दिया है। ये जो मेन फ्लैग्स है ये जरूर आप देखिएगा, रेड फ्लैग्स है जिस पर नजर रखिएगा इन्वेस्टमेंट से पहले। लेकिन सर, जो कंपनीज यहाँ पे बाजार में लिस्ट होना चाहती हैं, उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस आप देंगे? मतलब हम क्यूमुलेटिव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड में हम कंपनी को तीन चार नजरिए से देखते हैं। एक तो कंपनी गवर्नेंस रेडी है कि नहीं, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमन डायरेक्टर, ये सारी चीजें वो रख सकते हैं, रखना ही पड़ेगा। बट उनका माइंडसेट कैसा है, अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचने का है कि भाई हमें अच्छे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोर्ड पे चाहिए जिन्होंने ये सेक्टर में या वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, विच कैन बी द गाइडिंग फोर्स फॉर द कंपनी। दूसरा है कंप्लायंस रेडीनेस, जो सेबी आईडीआर है, कंपनीज एक्ट है, ये सारी चीजों में उनकी कंप्लायंस की प्रिपेयर्डनेस कैसी है। तीसरा है फाइनेंशियल रेडीनेस, कि भाई आपके रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आपके ऑडिटर पीयर रिव्यूड है कि नहीं, आपके पास सक्षम टीम है कि नहीं, सीएफओ सीएस, बिकॉज जब तक क्लोजली हेल्ड और कंपनी छोटी रहती है तब तक प्रमोटर और जो उनके फैमिली मेंबर्स है वही सब कुछ काम करते हैं। तो आपकी फाइनेंशियल रेडीनेस कितनी है, आपने अलग अलग फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म ये सब किए हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको कंसोलिडेट करो। एंड आखिर में आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इक्विटी मार्केट रेडीनेस है कि नहीं, कि आपकी इंडस्ट्री में ग्रोथ है कि नहीं, आप जो पैसा जुटाएंगे आईपीओ से उनका उपयोग कैसे करेंगे, उनसे क्या ग्रोथ स्टोरी बनेगी। बिकॉज हम चाहते हैं कि कभी भी कोई भी इन्वेस्टर की वैल्यू अर्निंग मल्टीपल से बने, ना कि अर्निंग ग्रोथ से बने, ना कि प्राइस मल्टीपल से बने। कि आपकी अर्निंग्स ग्रो करनी चाहिए, मल्टीपल एक्सपेंशन से पैसा बने वो तो बाय लक एंड डिमांड सप्लाई ऑफ मार्केट है। हम चाहते हैं कि आपकी अर्निंग आज की डेट में 100 रुपए है, नेक्स्ट ईयर वो 105 हो, 110 हो, 115 हो, और इन्वेस्टर्स का पैसा बने। ओके, बिल्कुल सही बात है सर। कई सारे एसएमई कंपनीज हैं, उनको मार्केट को लेकर, एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को लेकर बहुत सारे मिथ रहते हैं। वो कौन कौन से मिथ है वो उसको दूर कीजिए, और लिस्टिंग से उनको क्या फायदे होंगे और फिर उनके लिए क्या बर्डन उन पे बढ़ने वाला है, इसके बारे में भी उन्हें बता दीजिए। बहुत सारी जो कंपनीज लिस्ट हो रही है उनको लग रहा है कि उनका कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा, हर 6 महीने में आपको रिजल्ट्स डिक्लेयर करने हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्लेयर करनी है, और बहुत सारे कंप्लायंसेस करने हैं। तो हम ये बोलते हैं कि भाई एवरीथिंग कम्स विथ प्रोज एंड कॉन्स, कि जहां पे आपके कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। नुकसान नॉट इन एब्सोल्यूट सेंस कि भाई कोई कंपनी को नुकसान नहीं होगा, बट कंपनी की टीम, अगर कंपनी को ग्रो करना है तो उनको टीम बढ़ानी पड़ेगी कंप्लायंस के लिए, और बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर का फोकस होना चाहिए धंधे को लेकर, कि धंधा कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप अगर लिस्टेड कंपनी हो तो आप फॉरेन कोलैबोरेशन कर सकते हो, लोगों के प्रति, मतलब लोगों को आपके प्रति देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपको जो बैंक है वो लोन अच्छे रेट पे दे सकती है, आपके बाकी सारे कंप्लायंसेस प्रॉपर है तो। प्लस आपके जो लिस्टेड शेयर्स है उनसे आप दो तरीके की करेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एक, अच्छे टैलेंट को हायर करने के लिए आप ईसॉप प्लान ले सकते हो, और दूसरा, अगर आपको कोई अच्छी कंपनी आपके सेगमेंट में या बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आप बजाय उनको पैसा देने के आप अपने शेयर्स दे सकते हो। तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो फायदे हैं
वो ज्यादा है देन द टेम्पररी नुकसान, जो आपको कंप्लायंस का बर्डन बढ़ जाएगा। हम्म। आपको रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीजें आप पहले, आपको, आपकी क्लोजली हेल्ड कंपनी है तो आप छोटी छोटी बातों में आपको जैसे चाहिए वैसे बोर्ड मीटिंग कर सकते हो। बट अगर आप लिस्टेड कंपनी बन जाते हो तो लिस्टिंग रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशंस और ये सारे रेगुलेशंस को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। बट गवर्नेंस इज मैं बोलता हूँ कि अच्छा तरीका है ग्रो करने का। ओके, हाँ बिल्कुल, गवर्नेंस अगर अच्छा है, वेल प्लान्ड है तो डेफिनेटली बाजार इसको रिवॉर्ड भी करता है। अगर सही तरीके को बाजार बहुत कई गुना मल्टीपल टाइम रिवॉर्ड भी करता है और चीज़ें खराब होती है तो बुरी तरह से पिटते भी हैं स्टॉक्स, ये भी बाजार में देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है लिस्टिंग के बाद आपकी रिब्रांडिंग हो जाती है, कैपिटल एक्सेस आपके लिए आसान हो जाता है, तो ये कुछ बड़े फायदे भी है। जाते जाते जो कंपनीज है आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैसेज क्या है, आखिरी सवाल सर आपसे। मैसेज यही है कि जो हमने 4 पैरामीटर बताए हैं, गवर्नेंस रेडीनेस, कंप्लायंस रेडीनेस, इक्विटी स्टोरी मतलब इक्विटी मार्केट रेडीनेस एंड फाइनेंशियल रेडीनेस, अगर ये 4 में से कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपनी रेडी नहीं है। बिकॉज आज तो आप कैसे भी करके इशू ला दोगे, बट आगे जो आपको सस्टेनेबल, बहुत सारे प्रमोटर इक्विटी मार्केट को बोलते हैं कि एक बार पैसा रेज हो गया अपना काम हो गया। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये एक नई जर्नी की शुरुआत है। और हमारा एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अगर आपकी फेयर वैल्यू 100 रुपए है तो हम चाहेंगे कि आप 90 या 95 रुपए पे आप इशू लाओ, सो दैट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, कोई भी समय पर इन्वेस्टर के लिए थोड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू बचा रहेगा। सम मतलब थोड़ी वैल्यू आप टेबल पर इन्वेस्टर के लिए छोड़ दीजिए, ताकि क्या है कि लिस्टिंग के बाद भी कोई इन्वेस्ट करता है तो बिटवीन फेयर वैल्यू एंड द वैल्यू एट विच यू आर, मतलब आप आईपीओ ला रहे हो जो प्राइस पे, वो दोनों के बीच में गैप बना रहे और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी बना रहे। चलिए इसी नोट पर आपको शुक्रिया कहेंगे, आपने गाइड किया उन तमाम कंपनियों का जो उम्मीद में है कि आगे चल के बाजार में लिस्ट होंगी, और साथ साथ आपने बाजार के मैक्रो पिक्चर के बारे में भी लोगों को बताया। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच हमें शो में इनवाइट करने के लिए। चलिए इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ बने रह सकते हैं।